वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर से बेटा आपके एग्जाम में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। टोटल इस चैप्टर से जो आते हैं वो कितने नंबर के आएंगे बेटा? 8 अंक के आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बेटा हम पढ़ने वाले हैं डाबे-राइनर का त्रिक नियम। नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। साथ ही साथ हम उनका सारणी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, जो मेंडलीव ने वर्गीकरण दिया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग उसका जो लिमिटेशन था एंड उसका अचीवमेंट था मेंडलीव का, वो चीज पॉइंट देखने वाले हैं। फिर आएगा बेटा मोसले का आधुनिक वर्गीकरण। जो मोसले है उन्होंने क्या दिया था बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना बेटा आधुनिक वर्गीकरण की क्या पढ़ना, आधुनिक जो वर्गीकरण है तत्वों का उसका पढ़ना है आपको, विशेषता और उसके भी कुछ सीमा है, वो लिमिटेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा कुछ जो तत्व है, क्या है तत्व है वो क्या, जैसे हम आवर्त सारणी में क्या जाते हैं, एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं या एक समूह से दूसरे समूह में जाते हैं, तो क्या उसके गुण में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। साथ ही साथ बेटा हम देखने वाले हैं क्या, ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर आने पर, आवर्त में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पर क्या गुण या क्या क्वालिटी, मतलब उसके गुण में क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है तत्वों के गुण में, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक डाबे-राइनर आया जिन्होंने तत्वों का क्या किया बेटा? वर्गीकरण किया। क्या किया बेटा? वर्गीकरण। तो हमारा चैप्टर का नाम ही वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि कोई चीज का हम लोग क्या करें बेटा? इजी अध्ययन कर सके। क्या करें? हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके बेटा? कोई चीज का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें क्या हो बेटा? अध्ययन में क्या हो? सरलता हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई 2 तत्व है इनके बीच हम क्या कर सकते हैं बेटा? उनका अंतर पता कर सकते हैं। क्या अंतर कर सकते हैं? अंतर। या एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच हम उनके जो गुण है उसमें क्या कर सकते हैं? समानता या असमानता देख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला आता है वैज्ञानिक बेटा डाबे-राइनर का त्रिक नियम। क्या आता है? ये डाबे-राइनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को क्या किया था बेटा? सबसे पहले बांटा था। तो उन्होंने तत्वों को किसके आधार पर बांटा था? परमाणु भार के आधार पर। इन्होंने तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर बांटे थे। समान गुण वाले 3 तत्वों को, यदि कोई तत्व है 3 तत्व, उनका गुण क्या है? समान है, और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार में क्या किया जाए बेटा? व्यवस्थित किया जाए। उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए। तो समूह के बीच वाला तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का क्या बेटा? योग के औसत। तीसरे तत्व के परमाणु भार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे इसमें उन्होंने 3 ही टेबल दिए थे या 3 ही सारणी बनाए थे। दिख रहा है ये सारणी? ठीक है, लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन। तो लिथियम और जो क्लोरीन के गुण है, किसका गुण है बेटा? क्लोरीन का जो गुण है किसके समान है? कैल्शियम के समान ही है। किसके समान है बेटा? कैल्शियम के समान है। लिथियम और क्लोरीन का जो गुण है वो किसके समान है? कैल्शियम के समान है। ठीक है, ऐसा कौन बोला था? डाबे-राइनर ने। केवल 3 ही टेबल बनाए थे। ठीक है, पोटेशियम और आयोडीन का जो क्या है? गुण है। क्या है बेटा? गुण है। वो किस के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन, तो वो जो गुण है वो मिडिल वाले तत्व या मध्य वाले ये जो तत्व है, ठीक है, इनके समान ही होंगे। ऐसा कौन बोला था? डाबे-राइनर। इसका लिमिटेशन ये रहा बेटा कि इन्होंने केवल इतना ही 3 ही सारणी दे पाया। अभी ज्ञात कितने तत्व है? 118। ठीक है, 118 तत्व अभी जो क्या है बेटा? ज्ञात है। तो इन्होंने केवल कितने सारणी? 3 9 तत्वों को ही बांट पाए। कितने तत्वों को बेटा? 9 तत्वों को। तो इन्होंने बहुत सारे तत्वों को नहीं बांटा, केवल 9 तत्वों का क्या किया था बेटा? इन्होंने वर्गीकरण किया था। इसलिए इसको वर्गीकरण में क्या नहीं मिला? महत्व इतना नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन देखते हैं बेटा अलेक्जेंडर न्यूलैंड। क्या देखते हैं बेटा? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को क्या बेटा? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। पहले क्या पढ़ा था? डाबे-राइनर। उन्होंने तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया? परमाणु भार। नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन आया? न्यूलैंड। कौन आया बेटा? न्यूलैंड ने भी तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकरण किया है? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर। ठीक है,
इन्होंने एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या होते हैं, मिलते हैं। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ही होते हैं। इन्होंने क्या किया था बेटा, तत्वों को पहला तत्व और ये आठवां तत्व ऐसे इन्होंने क्या दिया था बेटा, अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था बेटा, अष्टक नियम। तो इनका कहना था कि जो पहले तत्व का गुण है वो आठवें तत्व के समान ही होगा। पहले तत्व का गुणधर्म किसके समान होगा बेटा, आठवें तत्व के समान। इसीलिए इसके नियम को, कितने तत्वों को ऐसा क्रम में इन्होंने रखा था, 8। कितने तत्वों को बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। क्या बोलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने तत्वों को क्या किया था बेटा, संगीत के साथ स्वरों से तुलना किया था। किसके स्वर से बेटा, जैसे हम लोग करते हैं सा रे ग मा पा धा नी सा। फिर से आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, सा रे ग मा पा धा नी। फिर से क्या आएगा बेटा, सा आएगा। क्या आएगा बेटा, फिर वैसे फिर से रिपीट होगा। होता है कि नहीं होता संगीत में। तो इन्होंने संगीत से जो स्वर थे उसी के अनुसार उन्होंने किया था कि इसको सा बोल दिया, सा रे ग मा पा धा नी सा। फिर से सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी के तहत पर उन्होंने क्या किया था बेटा, अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था बेटा, अष्टक नियम, कि पहले तत्व को जो गुण है वो आठवें तत्व के समान होंगे। किसके समान होंगे, आठवें तत्व के समान। समझ में आ रहा है। फिर जो 9वां तत्व आएगा, 9th नंबर में जो तत्व आएगा उसका जो गुण है वो किसके समान होंगे, दूसरे तत्व और 9th क्रम में जो तत्व रहेंगे उसी के समान होंगे। ऐसा कौन बोला था, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। और ये अष्टक नियम किसके अनुसार था, परमाणु भार के अनुसार। हमको इतना ही पढ़ना है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था किसके अनुसार था, परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार। इन्होंने तत्वों को किसकी तुलना की थी, संगीत के साथ स्वर से तुलना की थी। हर एक टेबल में कितने हैं, एक एक तत्व है। और ऐसा लाइन से कितने दिए थे, 7। कितने दिए थे बेटा, 7। तो जो हाइड्रोजन का जो गुण है वो किसके समान है, फ्लोरीन और क्लोरीन के समान। किसके समान है बेटा, हाइड्रोजन का जो गुण है, किसका गुण है, हाइड्रोजन का। ठीक है, वो किसके समान है, फ्लोरीन और क्लोरीन के समान। किसके समान बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन के समान। नेक्स्ट इधर देखते हैं, जो ऑक्सीजन का जो गुण है वो किसके समान है, सल्फर और फेरस के समान। किसके समान बेटा, इन्होंने अपने वर्गीकरण में बताया था कि जो लास्ट में जो तत्व है या ऐसे क्रम में जो तत्व है वो उसी के गुण धर्म के समान होते हैं या उसी के समान गुण वाले या क्वालिटी वाले होते हैं। ऐसा कौन बताया था, न्यूलैंड। कौन बताया था बेटा, न्यूलैंड का ये अष्टक नियम के क्या है बेटा, ये सारणी आप देख सकते हो। हाइड्रोजन का जो गुण होगा किसके समान होगा, क्लोरीन के समान होगा। किसके समान होगा बेटा, लिथियम का जो गुण होगा वो किसके समान, सोडियम और पोटेशियम के समान होंगे। किसके समान होंगे, सोडियम और पोटेशियम के समान। ऐसा कौन बोला था, न्यूलैंड। यहां केवल इन्होंने जो इसका विसंगति है या इसका जो लिमिटेशन है इनका, जो किसका बेटा, जो वर्गीकरण का क्या लिमिटेशन है, सबसे पहला चीज बेटा यहां केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था। कितने तत्वों तक ही बांट पाए इन्होंने, 56 तत्वों तक ही बांट पाए। ठीक है बेटा, ये इसका पहला लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था। इन्होंने जो टेबल बना दिया था बस इतना ही तत्व, जैसे इनको पता था, क्या पता होगा कि इतना ही तत्व है। ठीक है, और इन्होंने नए तत्वों के लिए क्या नहीं छोड़ा था बेटा, टेबल और खाली जगह नहीं छोड़ा था। इन्होंने केवल 56 तत्वों का ही क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ठीक है, यहां सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहां तक लागू होता है, ये कैल्शियम तक है ना, बेरिलियम फिर कैल्शियम, वहीं तक लागू होता है। उसके बाद जो तत्व है, जैसे क्या बेटा, ऑक्सीजन का जो गुण है फेरस के समान नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का गुण फेरस के समान नहीं होता है। केवल और केवल ये कहां तक लागू होता है बेटा, यहां तक, कैल्शियम तक। कहां तक बेटा, कैल्शियम। ठीक है, तो ये भी इनके क्या था बेटा, लिमिटेशन था। यहां सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें जो तत्व आएंगे वो पहले तत्व के गुण जैसा नहीं होगा। कैल्शियम के बाद जो तत्व आएंगे उनका गुण पहले तत्व और 8वें तत्व के समान नहीं होगा। ठीक है, तो कहां तक लागू होता है, केवल कैल्शियम तक। कहां तक बेटा, कैल्शियम तक। कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं थे उनको भी एक स्थान या समूह में रख दिया गया था। जैसे आयरन का गुण ऑक्सीजन के समान नहीं था, ना तो सल्फर के समान था, फिर भी उनको
एक ही ग्रुप या एक ही समूह में रख दिया था, या एक ही टेबल में बता रहा था कि इनका गुण एक जैसा है। ऐसा कौन बताया था बेटा? न्यूलैंड्स ने बताया था। कौन बताया था बेटा? ये था न्यूलैंड्स का जो वर्गीकरण था या क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का, और ये था उसका लिमिटेशन। क्या था बेटा? ठीक है, उन्होंने किसके आधार पर तत्वों को बांटा था? बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आता है बेटा वो आता है मेंडलीव। कौन आता है बेटा? ठीक है, मेंडलीव का वर्गीकरण। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त नियम बनाया। मेंडलीव ने कौन सा नियम बनाया था? ठीक है, उन्होंने बताया कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या बताया? जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं, क्या होते हैं बेटा? यदि हम तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एक निश्चित क्रम में क्या करें? व्यवस्थित करें। क्या करें बेटा? किसके अनुसार? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। किसके क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। तो उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी क्या होंगे बेटा? समान होंगे। क्या होंगे बेटा? समान मतलब एक निश्चित क्रम के बाद क्या होंगे बेटा? समान होंगे, क्रमिक परिवर्तन होगा। ऐसा कौन बोल रहा था? मेंडलीव। कौन बोल रहा था बेटा? उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। अभी तक दो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने केवल परमाणु भार के अनुसार वर्गीकरण किया था, लेकिन मेंडलीव ने क्या बताया कि तत्वों का जो परमाणु भार है वो उनके भौतिक और रासायनिक गुण के ही क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसा कौन बता रहा था? मेंडलीव। कौन बता रहा है बेटा? मेंडलीव ने आवर्त में सारणी में ऊर्ध्व समूह को क्या बोला बेटा? ग्रुप या वर्ग बोला। क्या बोला बेटा? ठीक है। और क्षैतिज पंक्ति को क्या बोला बेटा? आवर्त कहा। क्या कहा बेटा? ठीक है। तो इन्होंने तत्वों को आवर्त और समूह में किसे बांटा था बेटा? आवर्त और समूह या वर्ग में क्या किया था? विभाजित किया था। तो चलिए देखते हैं इनके आवर्त में क्या क्या इसका जो उपलब्धि था ये है। इन्होंने तत्वों को के लिए कितने आवर्त दिए थे? सॉरी, कितने समूह दिए थे? 8 समूह। कितने समूह दिए थे बेटा? और आधुनिक वर्गीकरण में कितने समूह है? 18। कितने बेटा? ठीक है। तो इनके भी कुछ उपलब्धि है इनके वर्गीकरण का। ठीक है। और इनके क्या है बेटा? लिमिटेशन है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव का जो वर्गीकरण थी उसकी क्या क्या विशेषता था। ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा इसका लिमिटेशन। क्या आएगा बेटा? तो वो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर के में भी आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडलीव की सारणी की उपलब्धि। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है बेटा, तत्वों के अध्ययन में सहायक। क्या बेटा? तत्वों के अध्ययन में सहायक। जो मेंडलीव का वर्गीकरण था वो तत्वों के अध्ययन में सहायक था। तो कैसे सहायक था चलिए देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देती है। क्रमिक परिवर्तन मतलब एक के बाद एक। क्या बेटा? एक के बाद एक। ऐसा उनके गुणों में क्या दिखाई देता है? परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है। यही वही एक वर्ग के तत्वों के गुण धर्म सब में समानता पाई जाती है। जो एक ही वर्ग में जो तत्व है या एक ही समूह में जो तत्व है उनके गुण धर्म में क्या पाई जाती है बेटा? समानता पाई जाती है, क्योंकि इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों का भी क्या रखा था बेटा? ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया था। ठीक है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुण की जानकारी होने पर उसके अन्य तत्व के गुणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये समूह है। ठीक है। इन्होंने कितने समूह दिए थे? 8 समूह। कितने समूह दिए थे बेटा? 8 समूह। अगर हम पहले समूह के एक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कोई एक तत्व के बारे में, तो बाकी तत्वों के बारे में हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमको क्वालिटी या उसका गुण क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि ये भी उसी के समान है। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ कोई तत्व क्या है बेटा? ऑक्सीजन है, और यहाँ कोई तत्व और क्या है बेटा? पोटेशियम, जो भी है। समझ में आ रहा है? तो उनका जो गुण होगा वो इसी के समान होगा। जो पहले ऊपर में जो वर्ग या समूह में जो तत्व के अध्ययन कर लिए तो उन्हीं के समान बाकी जो तत्व के क्या होंगे बेटा? गुण ही होंगे। ठीक है। ये ऐसा इसके वर्गीकरण में क्या था बेटा? हमको अध्ययन में क्या था? सहायता था। क्या था बेटा? ठीक है। दूसरा पॉइंट है नए तत्व की खोज में सहायक। मेंडलीव का जो वर्गीकरण था वो नए तत्व की खोज में सहायक था। कैसे सहायक था देखते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। देखो, जब उन्हें वर्गीकरण किया तो कुछ रिक्त स्थान छोड़े, तो कुछ वैज्ञानिक बोलेंगे इसको रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? समझ में आ रहा है ना? ये आपका डीमेरिट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? डीमेरिट। लेकिन उन्होंने पहले से अंदाजा लगा लिया था या गेस कर लिया था क्या कि कोई और नवीन तत्व खोजा जाएगा, उसको हम लोग यहां रखेंगे। ठीक है बेटा।
इन रिक्त स्थानों को उन्होंने दोष के रूप में न देखने के बजाय क्या देखे बेटा, उसको मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जो समय ज्ञात नहीं था लेकिन भविष्य में ज्ञात हो सकता है, ऐसा उन्होंने क्या लिया था बेटा, अनुमान लगाया था। ठीक है, उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व जैसे कि क्या है बेटा, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम है। क्या है बेटा, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम है, जिनको क्रमशः बोरान, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, बोरान, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन कहा जाता है। ठीक है, तो बाद में खोजा गया कौन कौन से तत्व है, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। क्या बेटा, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये बाद में खोजे गए तत्व है जिनका नामकरण किया गया बोरान, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पर। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा इसकी क्या हो गया, विशेषता हो गया इसके आवर्ती वर्गीकरण का। नेक्स्ट आता है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु भार के क्रम में तो व्यवस्थित किया था, लेकिन कुछ तत्वों का परमाणु भार में संदिग्ध था कि ये कितना इसका परमाणु भार है। तो चलिए देखते हैं किसमें इन्होंने सुधार किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार में क्या किया था, सुधार। क्या किया था बेटा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार संयोजकता के आधार पर ठीक नहीं था। किसके आधार पर बेटा, संयोजकता के आधार पर। वैज्ञानिक इसे त्रिसंयोजक मानकर, वैज्ञानिक इसे क्या मान रहे थे बेटा, त्रिसंयोजक मान रहे थे, लेकिन उन्होंने द्विसंयोजक मानकर इसका क्या किया बेटा, लिथियम के स्थान पर इसको रखा था। किसको बेटा, बेरिलियम को जो संयोजकता है, कुछ वैज्ञानिक क्या मान रहे थे, त्रिसंयोजकता। क्या मान रहे थे, लेकिन इन्होंने किसके आधार पर बेटा उसको त्रिक के जगह क्या माने, उन्होंने द्विसंयोजकता। क्या माना बेटा, किसकी संयोजकता क्या होती है, दो होगी। क्या होगी बेटा, और उनको लिथियम और बोरान के बीच रखा। इन्होंने बेरिलियम को किसके बीच रखा था, लिथियम और बोरान के बीच। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने इंडियम और यूरेनियम तत्वों का भी परमाणु भार में क्या किया था बेटा, सुधार किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अक्रिय गैस को स्थान। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के लिए एक विशेष स्थान दिया था कि नहीं दिया था, दिया था। उनको अलग से ही समूह में रख दिया था। मेंडलीफ के समय हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी ही गैस की खोज हुई थी, तो उन्होंने इसके लिए आवर्त सारणी में कोई विशेष स्थान नहीं रखा था। जब इन गैसों की खोज हुई तो उन्हें तत्वों के अलग अलग समूह में आवर्त सारणी में 9वें स्थान में क्या कर दिया बेटा, रख दिया। तो ये 9वां तत्व समूह है वो कौन दिया बेटा, एक वैज्ञानिक था रेमसे। क्या था बेटा, रेमसे द्वारा जोड़ा गया। इन्होंने तो 8 दिया था, लेकिन एक और वैज्ञानिक रेमसे, उन्होंने जो अक्रिय गैस के लिए क्या दिया बेटा, एक अलग सा स्थान रख दिया, अलग से समूह उनको दे दिया। तो ये था क्या था इनका विशेषता था। सबसे पहला क्या था बेटा इनके विशेषता, स्टडी में इजली अध्ययन में सहायता था, स्टडी में दी था। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, नए तत्वों के खोज में सहायक। तीसरा पॉइंट था संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। और चौथा पॉइंट देखे बेटा, अक्रिय गैस को विशेष स्थान दिया था। तो ये तो हो गया था इसका क्या बेटा, विशेषता। क्या हो गया रे, विशेषता। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या लिमिटेशन थे। ठीक है, इसका जो लिमिटेशन था बेटा, पहला हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। हाइड्रोजन का स्थान क्या था बेटा, अनिश्चित। इन्होंने भी नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को कहां कौन से समूह में रखा जाए। हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ सोडियम प्लस और पोटेशियम की भांति H+ आयन देता है। क्षार धातु के साथ क्या देगा बेटा, H+ आयन। क्या देगा बेटा, और क्लोरीन के साथ बेटा H- आयन देता है। क्या देता है बेटा, H- आयन, जिससे इनके स्थान क्या नहीं कर पाएंगे ना, सुनिश्चित नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। भारी तत्वों को, ये वाला पॉइंट पीछे वाला समझ में आया। देखो ये धनात्मक आयन दे रहा है, साथ ऋणात्मक आयन दे रहा है, इसीलिए इसका स्थान कहाँ रखा जाए कि धनात्मक के साथ रखा जाए कि ऋणात्मक के साथ, दोनों दे रहा है, कहाँ रखेंगे ऐसा। इसलिए इसके क्या था बेटा, इसमें स्थान निश्चित नहीं कर पाए उन्होंने हाइड्रोजन का। ठीक है, भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया। ठीक है, जो तत्व का परमाणु भार कम था उसको बाद में रखा गया, और जिनका परमाणु भार क्या था बेटा, ज्यादा था, उसको हल्के तत्वों से पहले रख दिया गया था। जैसे हम देखते हैं क्या, कोबाल्ट का परमाणु भार क्या था बेटा, 58.9 था, और निकिल का क्या था बेटा, 58.7 था, जिससे पहले किसको रख दिए थे, कोबाल्ट को। किसको रख दिए थे, कोबाल्ट का परमाणु भार निकिल से ज्यादा है, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले उन्होंने वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है, समस्थानिक को अलग अलग नहीं रखा गया था। समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु भार तो एक जैसे होते हैं, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं, उसको बोलेंगे समस्थानिक। किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन जिनके क्या बेटा, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार में निश्चित या नियमित रूप में बढ़ोतरी नहीं होती है। इसलिए यहां अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं।
समझ में आया क्या है? इन्होंने इनका जो वर्गीकरण था जैसे कोई तत्व है, क्या है बेटा? ये तत्व है, ठीक है। ये कोई 21 है, क्या है बेटा? 21, 22 और क्या बेटा? 23। तो बढ़ तो रहा है नियमित, क्या हो रहा है बेटा? नियमित। और मान ले कोई और तत्व आ गया, क्या हो गया बेटा? और तत्व आ गया, जैसे ये हो गया 25, क्या हो गया बेटा? 25। तो यहाँ 2 तत्व आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है? आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था बेटा? नए तत्व के खोज के लिए मतलब जो तत्वों का परमाणु भार में बढ़ रहा था वो निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहा था। सपोज ऐसे बढ़ रहा है, समझ में? 21, 22 के बाद क्या आ गया बेटा? 25, क्या आ गया बेटा? 25। तो यहाँ और कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, क्या आ सकता है बेटा? 2। लेकिन ऐसा उनके वर्गीकरण में 2 आएगा ऐसा कंफर्म नहीं था। जो नए तत्व आएंगे वो कितने हो सकते हैं ऐसा उन्होंने एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर पाए थे। कौन? मेंडलीव ने। किसने बेटा? तो ये था मेंडलीव के वर्गीकरण के लिमिटेशन। और क्या था बेटा उसका? अचीवमेंट। क्या था बेटा? अचीवमेंट, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों को किसके आधार पर बांटा था? बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार। लेकिन उन्हें तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण को क्या बताया था बेटा? ये भी बताया था इन्होंने अपने वर्गीकरण में पॉइंट। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। जो मोसले है बेटा, मोसले को आधुनिक आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। अब देखो उन्होंने तत्वों को मोसले ने किन के अनुसार बांटा? परमाणु संख्या। अभी तक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बांट रहे थे? परमाणु भार के अनुसार। लेकिन ये वैज्ञानिक ऐसा है जिन्होंने परमाणु संख्या बताया है। क्या बताया बेटा? परमाणु संख्या। कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की जो विशेषता है, चलिए देख। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया? मोसले, ठीक है। उन्होंने तत्वों को किसके आधार पर बांटा? परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक। अब इसकी क्या क्या विशेषता है देखते हैं। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था। इनका जो आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था बेटा? परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई थी। प्रत्येक तत्व का जो स्थान था वो किसके अनुसार किया था बेटा? उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। यहाँ विभिन्न तत्वों के गुण में क्रमिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व में या एक समूह से दूसरे समूह जाओगे तो उनका जो गुण में परिवर्तन हो रहा है एकदम क्रम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। जैसे हम देखेंगे कि पहले तत्व से लेकर चौथे तत्व तक क्या होता है? उनके संयोजकता में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उनकी संयोजकता में क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है बेटा? लेकिन जैसे ही हम लोग चौथे समूह से उधर जाएंगे तो क्या होता है? 0 तक क्या होता है बेटा? घटता है। क्या होता है बेटा? पहले समूह में 1 होगा, दूसरे समूह 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, चौथे समूह क्या हो गया? 4। लेकिन जैसे हम 5वें में जाएंगे फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर होगा, ठीक है। ऐसे इनके वर्गीकरण में इन्होंने किया था कि तत्वों के जो गुण है उसमें क्रमिक परिवर्तन। क्या बेटा? एक के बाद एक जो तत्व आएगा उनके गुण में क्या होगा बेटा? क्रम से क्या होगा? परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? क्रम से। हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन और धन आयन प्लस दोनों बनाने की क्षमता के कारण इनका रासायनिक गुण समूह को 17वें समूह और समूह 1 के सदस्य में धन आयन दोनों के साथ समान रखा है। इन्होंने किस में रखा बेटा? मोसले ने हाइड्रोजन को 17वें समूह और पहले समूह में ही है कि नहीं है? अगर वो क्या बना रहा है? धन आयन बना रहा है। ऋण आयन और धन आयन दोनों बनाता है, ठीक है। वह रासायनिक गुणों के समूह 17वें सदस्य को ऋण आयन तथा और धन आयन कहाँ रखा गया? पहले समूह में। अगर ऋण आयन बना गया तो क्या रहेगा? वो 17वें समूह में। कहाँ रहेगा? 17वें समूह, लास्ट रहेगा। और धन आयन बना रहा है क्या रहेगा? पहले समूह में। कहाँ रहेगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है जो है सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें संयोजकता। क्या आता है बेटा? संयोजकता। संयोजकता को समझने के लिए सबसे पहले हमको बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जानना पड़ेगा। यहाँ तत्वों के परमाणु क्रम है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? क्या है? तत्व हमको संयोजकता जानने के लिए सबसे पहले उसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में वो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए हम देखते हैं 1 से 20 तक तत्वों का क्या होता है संयोजकता, ठीक है। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1। कितना होता है? हीलियम का कितना होता है? 2 है। लिथियम का कितना है? 3 है। बोरान का क्या है बेटा? 4। बोरान का 3 है, कार्बन का 4 है। बोरान का क्या है बेटा? 3 है, कार्बन का क्या है बेटा? 4 है। नाइट्रोजन का फिर 3 हो गया, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियॉन का 0 है। क्या है बेटा? 0, क्योंकि वह क्री गैस है कि नहीं है? है कि नहीं है? हीलियम भी क्या है?
अक्रिय गैस है। हीलियम भी क्या है? अक्रिय। हीलियम, नियॉन, आर्गन अक्रिय गैस है कि नहीं है? तो उनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी बेटा? आप देख सकते हो ये टेबल है 1 से 20 तक तत्वों को क्या दिया बेटा? संयोजकता दिया है। नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे तत्वों की जो संयोजकता है वो क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्या होती है? या हम बोल देंगे जो तत्व 18वें तत्व समूह में जितने तत्व पाए जाते हैं उनका जो संयोजकता होता है क्या होता है बेटा? 0 होती है। क्या होती है? क्योंकि उनकी बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है, जिसे हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। अन्य तत्वों की संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉन को खोने या पाने या साझा करने की प्रवृत्ति पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन या तो वो खो रहा है कि क्या कर रहा है बेटा? पा रहा है, उसी के गुण के आधार पर वो क्या है बेटा? आधारित है। तो इसमें पहला पॉइंट था संयोजकता। क्या था बेटा? संयोजकता। ठीक है, कुछ जो पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो आपको इस पीडीएफ के माध्यम से, जैसे कि तत्वों के जो गुण है उसमें क्या परिवर्तन, जैसे कुछ एक गुण है क्या बेटा? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन हम जानते हैं जो धातु होंगे वो क्या आएंगे? धन आयन रहते हैं, और ऋण आयन कौन होते हैं? अधातु। ठीक है, तो जैसे हम लोग धातु अध्ययन करेंगे इस टेबल में या और सरणी में, तो उसमें क्या होगा? धन आयन की मात्रा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। और अधातु करेंगे तो ऋण आयन की मात्रा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है।